हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रिचा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलओ कॉलेज डाल्टनगंज। पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत पेपर में जैसा कि हम पहले के वीडियोस में जान चुके हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की दो धाराएं रही हैं। एक आदर्शवादी या नॉर्मेटिव धारा और दूसरी एम्पिरिकल या अनुभववादी धारा। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो प्राचीन काल और आधुनिक काल दो भागों में बटा है, जिसे ही नॉर्मेटिव या आदर्शवादी या अनुभवात्मक या एम्पिरिकल राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहले परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाती है, उसके बाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, जिसको क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी या चिरसम्मत राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, इसमें प्राचीन काल से लेकर के मध्य युग तक के जो राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने सिद्धांत निर्माण किए और किन पद्धतियों से किए, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और आज हम ये जानेंगे कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की पद्धतियाँ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी या क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसी को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या शास्त्रीय या चिर सम्मत राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। ये सब परंपरागत के लिए ही इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं, चिर सम्मत, शास्त्रीय, ये सब। तो परंपरागत या प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत आदर्शवादी और कल्पनालोकीय था। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक काल में व्यवहारवादी क्रांति के बाद व्यवहार यानी अनुभव पर आधारित अध्ययन की शुरुआत हुई, लेकिन 19वीं शताब्दी तक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप बहुत ज़्यादा कल्पना के लोक में डूबा हुआ, आदर्शवादी और इतिहास पर आधारित, कानून पर आधारित ही था। जैसा कि हम जानते हैं, प्लेटो का आदर्श राज्य या टॉमस मूर की यूटोपिया किताब है, जिसमें वो कल्पनात्मक राज्य का वर्णन करते हैं। फिर या सेंट ऑगस्टाइन की बात कर लें तो वो क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर शैतान का राज चलता है। और इसके अलावा हीगल की बात करें तो हीगल ने कहा है कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना जाना चाहिए। और सेंट थॉमस एक्विनास तो चर्च को, ये मध्यकालीन विचारक थे, उन्होंने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट भी मान लिया था और राज्य से बहुत ऊंचा स्थान दिया था। इस प्रकार से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में बहुत ज़्यादा धर्म, आदर्शवाद, नैतिकता की प्रधानता थी और व्यावहारिक अध्ययन ज़्यादा नहीं था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे पहला लक्षण अगर देखें तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मुख्यतः वर्णनात्मक अध्ययन था, यानी कि डिस्क्रिप्टिव अध्ययन था। उसमें सिर्फ वर्णन किया जाता था। हम जानते हैं कि किसी भी सिद्धांत को निर्माण करने के लिए किसी विषय को अगर लिया जाए तो उसका सिर्फ वर्णन कर देना यानी डिस्क्राइब कर देना ही काफ़ी नहीं होता है। उसके बाद उसका विश्लेषण करना, उसको एनालाइज करना, फिर उसका निष्कर्ष निकाल के फिर थ्योरी बिल्डिंग या सिद्धांत निर्माण होता है। लेकिन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतकार जो है वो वर्णन में ही लगे रहे, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत बहुत ज्यादा आदर्शवादी था। अब आदर्शवादी तो था, जैसा कि हम जानते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं, फिलोसफर किंग या दार्शनिक राजा उसको कैसा होना चाहिए, और राज्य के नागरिकों को कैसा होना चाहिए, यानी कि चाहिए की तरफ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत घूमता था। क्या है यानी कि वास्तविकता क्या है, इस पर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का ध्यान नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः क्या था, गतिहीन गतिहीन सिद्धांतों पर बल देता था, यानी कि जड़ बातें उन्हीं को दोहराए जाना, जैसे कि चर्च की प्रमुखता। अभी हम बताए कि एक विचारक ने जो कहा कि संसार पर जो है चर्च की स्थिति जो है वो मुकुट के जैसी है, राज्य के सिर पर जो है मुकुट के जैसा है। तो इस तरीके से परंपरागत या शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसकी पद्धतियों में जो है दार्शनिक पद्धति, जो फिलोसॉफिकल पद्धति, जिसको निगमनात्मक पद्धति भी कहते हैं, उस पर आधारित थी। मतलब कि ये ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं थी, बल्कि कल्पना लोक पर आधारित थी। और इसमें एक भावात्मक आदर्श निर्मित कर लिया जाता था, यानी कि कल्पनात्मक राज्य की कल्पना कर ली जाती थी और वो कैसा होगा इसी के इर्द गिर्द अध्ययन घूमता था। फिर ये ऐतिहासिक अध्ययन भी था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की पद्धति क्या थी, तो ये ऐतिहासिक पद्धति थी। इसमें यह माना जाता था कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रयोगशाला जो है वो इतिहास ही है, और इतिहास में जो घटनाएं हैं उनको आधार बनाकर ही हमें अपने सैद्धांतिक अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें जो है वो पुराने जो मॉडल पर ही काम करते रह गए और उनके अनुसार जो है सारी समस्याओं की जड़ इतिहास के पृष्ठों में ही खोजी जा सकती हैं। लॉस्की नामक विचारक ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्यों के इतिहास में अनुभवों के परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास ही होना चाहिए। अब ये लॉस्की भी परंपरागत सिद्धांतवादी थे, तो वो क्या कह रहे हैं ये आप लोगों के सामने मैंने पढ़ा। इसी तरीके से मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, बर्क इत्यादि, इस हीगल, कांट, जितने भी विचारक थे सबने ऐतिहासिक पद्धति का ही प्रयोग किया। फिर जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो अगली पद्धति का प्रयोग कर रहा है वो है तुलनात्मक पद्धति। इसको अरस्तु ने ही अपने समय से शुरू कर दिया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और ये जानने का प्रयास किया था कि राज्यों में क्रांति को किस तरीके से रोका जा सकता है। और तुलनात्मक अध्ययन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समय से ही शुरू हो गया था। तो अब तुलनात्मक अध्ययन से जो है क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यही कि किन कारणों से क्या परिणाम निकालना तर्क संगत होगा। मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टॉकविले आदि ने भी इसी पद्धति का प्रयोग किया आगे चल के, अरस्तु के बाद तुलनात्मक पद्धति यानी कंपैरेटिव पद्धति का। इसके बाद जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में कानूनी मेथड का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि कानून को आधार बनाकर किसी भी देश की कानून और शासन व्यवस्था को आधार बनाकर ही अध्ययन उसी के इर्द गिर्द किया गया। मतलब उससे आगे नहीं बढ़ा गया कि समाज में जो है व्यक्तियों का व्यवहार क्या है और उन संस्थाओं के कानून पर व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब अध्ययन आधुनिक